हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड विद अभिषेक सर। आज है लेक्चर 9। जो भी बच्चे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 8 लेक्चर नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जिस बच्चे को इंडिविजुअल सिर्फ न्यूक्लियस पढ़ना है वो भी ये टॉपिक देख सकता है, बाकी के वीडियोस बाद में देख सकता है, तो भी इसको समझ में आ जाएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में आपको और कौन से टॉपिक अगला पढ़ना है वो हम, तो ये लास्ट वीडियो है ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा तो 10 लेक्चर्स होने वाले हैं। उसमें मैं सारे PYQs डिस्कस करूंगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपका कमेंट भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलो शुरू करते हैं हम लेक्चर 9 न्यूक्लियस के बारे में, ये पूरे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं न्यूक्लियस। तो शुरू में ही हमने पढ़ा था डिस्कवरी में कि रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने कलर जब किया, स्टेन किया, तो इस तरीके से उनको फाइबर्स दिखे। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ओके। वैसे क्रोमा मतलब कलर होता है, तो क्रोमैटिन इन्होंने देखा था। तो बेसिकली ये स्टेन्ड था, स्टेन्ड मतलब कलर्ड था। तो फ्लेमिंग ने पहली बार यहाँ पर इंटेंसली स्टेन्ड पार्ट देखा न्यूक्लियस में, जिसको नाम दिया क्रोमैटिन। ओके। तो किसने क्रोमैटिन डिस्कवरी की थी, फ्लेमिंग साहब ने। और किसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन। अब अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस में तो अलग अलग टाइप के सेल हो सकते हैं, जैसे कि दो न्यूक्लियस वाले सेल हैं। पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मेगा न्यूक्लियस। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे आपने फंगस में ही पढ़ा था, एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। ओके, तो बहुत सारे न्यूक्लियस वाले सेल भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल ओपेलिना या फिर फंगाई याद कर लो। अगर मैं बात करूं ए न्यूक्लिएट, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जिसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो कौन से वो सेल हैं, तो हम में आरबीसी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड सेल भी बोला जाता है। ओके, न्यूक्लियस एब्सेंट। और प्लांट में जो होता है वो होता है सीव ट्यूब सेल्स, फ्लोएम में पाया जाता है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये हो गया हमारा जस्ट जनरल डिस्कवरी। किसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन, क्रोमैटिन, फ्लेमिंग साहब ने। 3 टाइप के न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया, बाय न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट एंड ए न्यूक्लिएट और ई न्यूक्लिएट। ई न्यूक्लिएट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है और सीव ट्यूब्स होते हैं प्लांट सेल्स में। अब हम समझते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले तो न्यूक्लियस का दो स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस का वो कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है वो, कंटिन्यूअस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद होगा, तो हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो कंटिन्यूअस था। तो उसके ऊपर तो मे भी स्मूथ और रफ हो सकता है, और ये कंटिन्यूअस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो आपको दिख रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन ही है जो कंटिन्यूअस हुआ है और इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है। अगर मैं बात करूं इनर मेम्ब्रेन, तो स्मूथ होता है, और इनके बीच में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि कितना होता है 10 to 50 नैनोमीटर का यहाँ पर पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। तो पहला तो सबसे पहले हमने मेम्ब्रेन पढ़ा कि क्या क्या है। तो दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों पढ़ लिया। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है और वहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इनके बीच के स्पेस में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर होता है, याद रखना है आपको। और इसके अंदर पोर्स भी होते हैं। अब अंदर के जो फ्लूइड होती है न्यूक्लियस की, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इट इज अ सेमी फ्लूइड एंड कोलॉइडल सब्सटेंस विच इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियोलस क्या होता है वो हम समझते हैं। तो जब भी अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊं, तो हम लोग यहां पर न्यूक्लियस बना दिए, इसके अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियोलस होता है, जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। याद रखना है कि ये फ्री होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ओके। तो न्यूक्लियोलस इज अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये भी याद रखना है ये कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो सिर्फ राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ये काम क्या करते हैं, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, मतलब ये राइबोसोम बनाते हैं। यहां पर ही राइबोसोमल आरएनए बनता है। ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए का यहां पर ये सिंथेसिस करते हैं। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन हमारा जो डीएनए होता है। और हाँ, एक और चीज, न्यूक्लियोलस जो है वो मोर देन वन भी हो सकता है। हम एक बना रहे हैं लेकिन एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो सकता है।
क्रोमैटिन अगर मैं बात करूं तो अंदर हमारा जो डीएनए है, हमें लगता होगा कि सिर्फ डीएनए, नहीं बाबा, डीएनए के अलावा आरएनए भी है। तो क्रोमैटिन बेसिकली क्या है? हाईली एक्सटेंडेड एंड डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। तो हमारा पूरा न्यूक्लियो प्रोटीन जो है, तो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड भी है और साथ में प्रोटीन्स भी है। ओके, तो ये मिलकर यहां पर क्रोमैटिन बनाते हैं। अब क्रोमैटिन में क्या क्या होता है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो क्रोमैटिन अगर मैं बात करूं तो क्रोमैटिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है क्या? तो अभी हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ डीएनए नहीं होता। तो क्रोमैटिन के अंदर सिर्फ डीएनए होता है क्या? नहीं, क्रोमैटिन के अंदर सिर्फ डीएनए नहीं होता। तो लूज एंड डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होते हैं तभी क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमैटिन ही कंडेंस होके क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। प्रोफेज में वो चीजें होती हैं। इसमें क्या क्या होता है आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए होता है, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है। ओके, नाउ व्हाट इज हिस्टोन? अगर मैं डीएनए को निकालूं और एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में करूं तो डीएनए 2.2 मीटर का होता है। कितना होता है? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का डीएनए न्यूक्लियस में फिट है, जो कि साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर। इतना बड़ा डीएनए उस न्यूक्लियस में फिट है जो आंखों से नहीं दिख रहा है। तो क्यों फिट है? क्योंकि एक प्रोटीन है जिसको पैक करता है और पैक करके वो फिट करता है। तो वो प्रोटीन का नाम याद रखना है, हिस्टोन प्रोटीन। तो जब भी हिस्टोन प्रोटीन आएगा तो याद रखना है इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इसके अलावा आरएनए भी होता है और इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। जब एडवांस लेवल की पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है तो अकेला हिस्टोन प्रोटीन यहां पर जिम्मेदारी नहीं उठा पाता। फिर यहां पर एक और प्रोटीन आता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसको एनएचसी प्रोटीन भी बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको याद रखना है क्रोमैटिन मतलब सिर्फ डीएनए नहीं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्लियर? तो ये पैकेजिंग प्रोटीन होते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है? डीएनए पैक होता है और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। हमारा अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो कितना मीटर लॉन्ग डीएनए होता है? 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है जो हमारे क्रोमोसोम्स में होता है। तो ये देखिए पैकेजिंग दिखाया है, डीएनए पैक हो रहा है। ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ऐसे व्रैप होता है और व्रैप होते 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 क्या बन जाता है? यहाँ पर क्रोमोसोम बन जाता है। क्लियर हुआ? तो क्रोमैटिन में क्या क्या होता है वो याद रखना है, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है वो याद रखना। अब हम क्रोमोसोम्स पे आते हैं। क्रोमैटिन तो हमें समझ में आ गया है, क्रोमोसोम्स क्या होता है? तो क्रोमोसोम्स अगर मैं बात करूं तो दो सिस्टर क्रोमैटिड से बने होते हैं। दो सिस्टर क्रोमैटिड जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कोई भी क्रोमोसोम इस तरीके से दो सिस्टर क्रोमैटिड से बने होते हैं, ठीक है। तो दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड जो यहां पर मेंशन किया हुआ है। ओके, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। ये जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के अलावा इसको और एक नाम दिया जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, दोनों का मतलब सेम है। अब इसी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक डिस्क लाइक प्लेट लाइक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो आपको ये भी याद रखना है कि डिस्क लाइक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ओके, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड जहां अरेंज होते हैं सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और वहां पर डिस्क लाइक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटोकोर। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा यहां पर क्या हो गया? डीए क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हो गया। दो आइडेंटिकल हाफ होते हैं जिसको क्रोमैटिड बोलते हैं, दोनों पॉइंट पे अटैच होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। जहां पर वो अटैच होते हैं सेंट्रोमियर को ही क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर। क्रोमोसोम्स के एंड को हमेशा टीलोमियर्स बोलते हैं। आपको याद रखना है कि उसके एंड को क्या बोलते हैं? टीलोमियर्स, ठीक है। सील द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड प्रिवेंट शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम लॉस। तो ये टीलोमियर ही क्या करते हैं? वो सील करते हैं एंड को, जिसकी वजह से क्रोमोसोम छोटा नहीं होता। ओके, प्रिवेंट करते हैं शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझा। अब होता क्या है, कभी कभी इस कंस्ट्रक्शंस के अलावा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शंस भी यहां प्रेजेंट होते हैं। अब एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन को क्या नाम दिया जाता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ओके, और इसके ऊपर जो भी क्रोमोसोम होगा उस क्रोमोसोम को बोलते हैं सैटेलाइट बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चा? सैटेलाइट बॉडी। तो ये याद रखना है आपको। क्लियर है?
तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, ये सारी चीजें कोर क्रोमोसोम्स के पार्ट है, वो आपको याद होना चाहिए। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे यहाँ पर 4 टाइप के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अगर सेंट्रोमियर एग्जैक्ट सेंटर पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब एग्जैक्ट सेंटर पे यहाँ पर क्रोमोसोम है और ये सेंटर। ऐसे क्रोमोसोम्स को वी शेप क्रोमोसोम भी बोलते हैं। इनका नामकरण एनाफेज को देख के यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर वी शेप क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक, अगर थोड़ा सा सेंटर से जो सेंट्रोमियर है वो दूर है तो उसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको एल शेप क्रोमोसोम बोला जाता है। क्लियर। अगर एंड के पास है, नियर द एंड, नियर द टर्मिनल, तो इसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। कौन सा? एक्रोसेंट्रिक। और इस क्रोमोसोम को बोला जाता है जे शेप क्रोमोसोम। अगर एकदम एंड पे है, मतलब दूसरा यहां पर आर्म दिख ही नहीं रहा है, तो यहां पर टीलोसेंट्रिक होता है और इसको आई शेप क्रोमोसोम बोला जाता है। क्लियर। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन पे 4 टाइप के क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट अगर मैं बात करूं तो सैटेलाइट बॉडी तो हमने पढ़ा ही है। तो नॉन स्टेनिंग पार्ट, अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां पर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोलस बनाने के लिए यहां पर हेल्प करता है, इसीलिए। तो एडिशनल कंस्ट्रक्शन नियर देयर एंड्स, और इसके ऊपर जो भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बॉडी और सैटेलाइट। ठीक है। तो जिस भी क्रोमोसोम के पास सैटेलाइट होगा उसको सैट क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। ओके। और इसको मार्कर क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। हमारे ह्यूमंस में भी ऐसे 5 पेयर्स हैं जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस देखने मिलता है और सैटेलाइट बॉडी देखने मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट, माइक्रो बॉडीज। अब ये छोटा सा पार्ट है, इसके बाद चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो माइक्रो बॉडीज अगर मैं बात करूं तो सेल के अंदर छोटे 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 क्या होते हैं? स्पेरिकल वेसिकल्स होते हैं, और उस वेसिकल्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो दीज आर नथिंग बट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ओके। और उसी को हम बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। माइक्रो मतलब छोटा, बॉडी मतलब यहाँ पर छोटी बॉडीज है जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। ज्यादातर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं परऑक्सीजोम, स्पेरोजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम। तो दीज आर माइक्रो बॉडीज जो कि एंजाइम्स इनके अंदर होते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल नहीं दिया हुआ है। ओके। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, व्हाट इज माइक्रो बॉडीज। तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच कंटेन एंजाइम्स इनटू द सेल। तो इसी के साथ हमारा न्यूक्लियस खत्म हुआ और हमने माइक्रो बॉडीज पढ़ा और हमारा चैप्टर खत्म होता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूं। और आपको कोई भी न्यू चैप्टर अभी पढ़ना है जो भी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसके बाद वो चैप्टर अपलोड करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है। तो यूजुअली हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड वो स्टार्ट करेंगे, या फिर हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना पहले पसंद करेंगे, तो हम वो चालू करेंगे। तो डन फॉर द डे। इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।